दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास फिर से लेके आए हैं इतिहास की, जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास ना आने का कारण ये है कि मैं बार बार डिमोनेटाइज हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं क्लास बनाऊँ कि ना बनाऊँ। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस लेवल की मैं क्लास बनाता हूँ, जिस लेवल का मैं कंटेंट लेके आता हूँ, उस लेवल से मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इतना बेहतर कंटेंट देने के बाद भी मेरी वीडियो पर व्यूज नहीं आ पा रहे हैं। अब पता नहीं ये क्या कारण है, या तो मेरे वीडियो में मैं वो दम नहीं लगा पा रहा हूँ, या फिर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है। तो फ़िलहाल मेरे अंदर कमी है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूं। और आप लोग समझ रहे हैं डेली की डेली क्लास क्यों नहीं। यार जब एक इंसान डिमोनेटाइज हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, इतना ये जो कंटेंट मैं बनाता हूं इस पर 2-3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो के लिए, और फिर मैं जाके ये बना पाता हूँ। और फिर भी उस पर 100-50 व्यूज आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और एकदम मैं बैठ सा जाता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि क्लास कैसी लगती है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं ऐसा ही कंटेंट लेके आऊँ तो आप सपोर्ट कीजिए। बिना सपोर्ट के कोई सिस्टम नहीं चलता। बड़े से बड़ा सिस्टम अगर उसका सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो जाए तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली बार जो पढ़ा था उसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े थे, और जो क्या बोलता हूँ मैंने अधिवेशन भी कराए थे। तो ये उसके आगे का पार्ट है। ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक हिस्सा है। और इसमें हम जो इसका उग्रवाद का जो चरण आता है, ये दूसरा चरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूसरा चरण, जिसको उग्रवाद का चरण बोला जाता है। अब इस उग्रवाद का चरण क्यों आता है, क्यों लोग उग्रवाद हो जाते हैं? पहले तो हमने बताया 1885 से लेकर 1905 तक क्या चला। एक तरीके से क्या चला? नरमवाद चला, यानी कि उदारवादी चरण चला। अब क्या चलेगा? उग्रवाद, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। गर्मपंथी दल वाले लोग आएंगे, और ये वो नेता होंगे जो आज़ादी को मांगना पसंद नहीं करेंगे, आज़ादी को छीनना पसंद करेंगे, आज़ादी को हासिल करना पसंद करेंगे। और ये घटना क्यों होती है, एकदम से उग्रवाद क्यों आ जाता है 1905 में? तो इसकी वजह यह है कि उस टाइम पे एक घटना होती है, और उस घटना का नाम होता है बंगाल विभाजन। तो ये बंगाल विभाजन ही है जो इस घटना को जन्म देता है, इस उग्रवाद के चरण को जन्म देता है। तो बंगाल विभाजन आप लोगों को पता है 1905 की घटना है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। अब बंगाल विभाजन को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका डाटा दिखा देता हूं कि बंगाल में उस टाइम क्या था। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं क्योंकि अभी मुझे इसी को समझाना है, तो इसको ही मैं जूम कर लेता हूं। आप लोगों को दिख रहा होगा, बाखूबी आप लोगों को दिख रहा होगा। उस टाइम पे देश की जो आबादी थी वो कितनी थी? 40 करोड़ आपकी आबादी थी। देश की आबादी कितनी थी? 40 करोड़ देश की आबादी थी। और बंगाल की आबादी 8 करोड़ थी। बंगाल की कुल आबादी 8 करोड़ थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है, और बंगाल विभाजन लागू कब किया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को होता है। प्रस्ताव ये किसने रखा था कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए? अब ये क्यों रखा था मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी क्यों इन्होंने ऐसा किया था। तो एंड्रयू फ्रेजर का ये प्रस्ताव था कि बंगाल को विभाजित किया जाना चाहिए, 2 टुकड़े उसके करने चाहिए। और किसके दिमाग की उपज थी? ये किसने पहली बार ये बोला था कि ऐसा होना चाहिए? तो ये बेडबर्न ने कहा था, और उसको प्रस्तावित किसने कर दिया था? एंड्रयू फ्रेजर ने कर दिया। उस समय पे जो राज्य सचिव होते थे वो रिजले थे, और वायसराय लॉर्ड कर्जन है उसी टाइम का, क्योंकि आपको पता होगा बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे होता है। इनका मकसद क्या था? इनका जो लक्ष्य था वो क्या था? सांप्रदायिकता को जन्म देना, क्षेत्रवाद को जन्म देना, और भाषावाद को जन्म देना, और आपका क्या है? रिलीजनवाद को जन्म देना, धर्मवाद को जन्म देना। तो ये इनका क्या है? मकसद था। सांप्रदायिकता फैलाना इनका मेन मोटिव था। अब हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन जब हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस टाइम पे
कैसे हुआ। तो बंगाल विभाजन देखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया, दो टुकड़े कर दिए गए। मान लिया कि ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश, मतलब आप इसको मैप मानिएगा, ये क्या है, एक तरीके से मैप है। और यहाँ पे इस तरह से ये मैप जो था, ये वाला आपका क्या था, बंगाल के एरिया था, तो उसको दो टुकड़ों में बांट दिया। इस तरफ का आपका पश्चिमी बंगाल, इस तरफ का आपका पूर्वी बंगाल कर दिया। और आपको मैप में भी बखूबी ये चीज़ दिख रही होगी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ दिख पाए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, पश्चिम बंगाल और आपका पूर्वी बंगाल दो हिस्सों में बांट दिया गया था बंगाल विभाजन के थ्रू। अब ये जो आपका क्या है, ये एक हिस्सा है और ये एक आपका ये हिस्सा है। अब ये पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे वो भी आप लोग देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों आते थे उस टाइम पे। और इनकी जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, यानी कि कलकत्ता। और यहाँ पे कुल जनसंख्या आपकी कितनी थी, 5 करोड़, जिसमें से 4 करोड़ आपके क्या थे, हिंदू थे, और 1 करोड़ आपके मुसलमान थे। तो यहाँ पे क्या थे, बहुसंख्यक आपके कौन थे, इधर जो थे वो बहुसंख्यक आपके हिंदू थे, तो इसको पश्चिम बंगाल बोला गया। और इधर आपका क्या है, ये वाला जो एरिया है, इस तरफ आपके जो बहुसंख्यक लोग थे, इसको पूर्वी बंगाल, जिसमें बांग्लादेश और असम का क्षेत्र शामिल था। इसकी राजधानी आपकी ढाका हुआ करती थी दोस्तों, जो कि आज भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, क्योंकि अब तो जो पूर्वी बंगाल था वो पूरा का पूरा आपका क्या हो गया है, बांग्लादेश हो गया है। और यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो लगभग 3 करोड़ थी, एग्जैक्ट 3 करोड़ नहीं होती है, लगभग होती है। अब उसमें से क्या हुआ था आप लोगों को बताता हूँ कि 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान, यानी कि ज़्यादा कौन थे, मुसलमान। और 1 करोड़ 80 लाख आपके मुसलमान, और 1 करोड़ 20 लाख आपके हिंदू। यहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो आपकी किसकी थी, मुस्लिम्स की थी। और इसीलिए ये बांग्लादेश क्या मतलब पूर्वी बंगाल आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान बनता है, उसके बाद इसको बांग्लादेश का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये दो टुकड़े हुए थे पश्चिम बंगाल के, मतलब बंगाल के बंगाल विभाजन में। ये आपका एक मेन मतलब उनका मोटिव था दोनों को अलग अलग करना। क्यों, इन्होंने जो कारण दिया था वो बताया था कि हम इसको इसलिए अलग कर रहे हैं, इसलिए इसको बांट रहे हैं ताकि हमको इस पर रूल करने में आसानी हो, इस पर प्रशासन करने में आसानी हो, और अच्छे से हम इसका क्या कर सकें, एक तरीके से डेवलपमेंट, विकास कर सकें। लेकिन उनका मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। उनका मोटिव था, लक्ष्य क्या था, सांप्रदायिकता को जन्म देना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। और यही और ऐसा हुआ भी, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे टूटी भी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। आगे की जो चीज़ें हैं वो समझते हैं, क्या हैं आगे की चीज़ें। आगे की चीज़ें क्या हैं, देखिए क्या हुआ। जब ये हो चुका था तो 1874 में, बाद में यहाँ पे क्या लिखा है 1874, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1974 यहाँ पे होना चाहिए था। ये मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो, क्योंकि 1905 में आपका क्या था, विभाजन हुआ तो 1974 में होगा ना। यहाँ पे 1874 लिख गया है, तो ये आप समझदार हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं ये क्या हुआ होगा। असम क्या हुआ था, बांग्लादेश से अलग हो गया था। और बांग्लादेश क्या था, वो पूरा का पूरा एक मुस्लिम कंट्री बन चुका था। अब बंगाल विभाजन का जो कारण इन्होंने दिया था, मैंने अभी पिछली मतलब बताया भी है, फिर से आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ कि प्रमुख कारण क्या था इनका, प्रशासनिक असुविधा। बोले थे कि हमको इस पर रूल करने में असुविधा हो रही है, इस पर प्रशासन करने में असुविधा हो रही है, हमको इसमें नीतियाँ लागू करने में असुविधा हो रही थी, ऐसा कर्जन के द्वारा बोला गया। और क्या इनका कारण था, वास्तविक कारण इनका था राजनीतिक। और वो राजनीतिक कारण ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता का खंडन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना, ख़त्म करना। और बिल्कुल ये कामयाब भी हुए थे इसमें। अब बंगाल, इन्होंने एक क्या बोला, इन्होंने एक उक्ति बोली थी, लोकोक्ति बोलते हैं जिसको, मतलब एक वाक्य बोला था। क्या बोला था अंग्रेजों के द्वारा, कि बंगाल एक है तो शक्ति है। मतलब बंगाल का अगर विभाजन नहीं होता है और वो एक ही रहता है तो वो एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति हमारे लिए नहीं है, वो हमारे विरुद्ध एक शक्ति है, ऐसा अंग्रेजों ने बोला। और इन्होंने क्या कहा कि बंगाल विभाजन से प्रशासन के अलग अलग यहाँ पे रास्ते होना चाहिए था, अलग अलग रास्ते खुल जाएंगे। तो प्रशासन के अलग अलग क्या खुल जाएंगे, रास्ते यहाँ पे खुल जाएंगे, अलग अलग तरीके से हम इस पे फिर रूल कर सकते हैं। और क्या कहा था, बंगाल
भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र बिंदु भी था, क्योंकि सारे आंदोलन यहीं से स्टार्ट हुए थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, तो ऐसे जितने भी महान लोग हुए वो बंगाल से ही आ रहे थे। तो इनको लग रहा था कि बंगाल अगर ऐसा है तो बंगाल का विभाजन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के विरुद्ध में क्या होता है, क्योंकि 20 जुलाई को निर्णय हो जाता है कि बंगाल का विभाजन तो होना ही होना है। तभी क्या होता है, अगले ही महीने 7 अगस्त को, कब, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन। अब इस स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और एक आनंद मोहन बोस थे। ये दो लोग इसके लीडर थे। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के लीडर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए किसने इसको नेतृत्व में आए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब बंगाल विभाजन 20 जुलाई को मतलब घोषणा होती है 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट होते हैं, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन बंगाल विभाजन लागू हो जाता है और भारतीयों के लिए एक बड़ा ही शोक का दिन होता है। तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, शोक दिवस कहा जाता है। राखी दिवस मतलब इस दिन राखी बांध के शोक मनाया गया था। और उसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, वंदे मातरम गीत गाया गया था बंगाल के शोक के मतलब अवसर पर। पहली बार क्या हुआ था, वंदे मातरम गीत गाया था। और ये वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इनकी पुस्तक है एक आनंद मठ, उसमें इन्होंने लिखा है। और उसी टाइम पे एक और गीत लिखा गया था स्वदेश गीतम, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था, जो कि तमिलनाडु के थे। मतलब इन्होंने भी इसी के लिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही ये गीत लिखा था। क्या लिखा था, स्वदेश गीतम, और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। अब ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था, इससे क्या हुआ था, बंगाल विभाजन से उस दिन क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और वंदे मातरम आपका क्या है, ये आपका क्या है, गीत गाया गया था। और एक भारत का भी राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक। तो आमार सोनार बांग्ला जो कि बंगाल विभाजन के शोक में, इससे मतलब ये लिंक है, क्योंकि बंगाल विभाजन का जो रिजल्ट आया था वो बांग्लादेश आया था, और बांग्लादेश का जो मतलब राष्ट्रीय गीत लिखा गया था, राष्ट्रीय गान लिखा गया था, वो 1971 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक आपके कौन, बांग्लादेश का, और एक आपका क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कि स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गए थे 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था, उसमें क्या कहा गया था। स्वदेशी का मतलब ही क्या था, देखिए, स्वदेशी का मतलब था कि विदेशी वस्तुओं, चाहे वो नमक हो, वस्त्र हो, शिक्षा, चीनी, बर्तन, सुई, कपड़ा, जो भी हो, सारी चीज़ें त्याग दो, कुछ भी विदेशी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, उसका बहिष्कार किया, सारी चीज़ें छोड़ दी भारतीयों ने। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, टीचरों ने पढ़ाना बंद कर दिया, और क्या बोलते हैं, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, कुम्हारों ने मतलब जो थे, जो एक तरीके से जो अंग्रेज़ों के बर्तन थे वो छोड़ के अपने बनाना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। महिलाओं ने भी मतलब रोड पे आके प्रदर्शन किया। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हुआ था। ये पहला ऐसा आंदोलन था जो कि बहुत बड़ा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन मतलब ये एक ही बात है। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन साथ ही साथ चले थे। स्वदेशी मतलब स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, बहिष्कार का मतलब विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करो। तो स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन इसको कहा गया इसीलिए क्योंकि इसमें अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी थी, विदेशों की चीज़ें निगलेक्ट करनी थी, इसीलिए इसको स्वदेशी एंड बहिष्कार आंदोलन कहा गया। अब इस आंदोलन में औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। एक मतलब सभी भारतीयों ने मिलकर इस आंदोलन को बड़ा आगे बढ़ाया था।
लेकिन आप तो जानते हैं अंग्रेजों की चाल, वो इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए एक नई चीज़, एक नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या है अभी आगे देखेंगे। अब ये जो आंदोलन कर रहे थे बहिष्कार और स्वदेशी का, तो आंदोलनकर्ता कौन कौन थे? यहाँ पे आंदोलनकर्ता हैं, यहाँ पे उनका स्थान दिया है। तो सर हैदर खां थे, सर सैयद अहमद खां नहीं, सर सैयद हैदर खां हैं, और ये दिल्ली में क्या कर रहे थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे ही आपके बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकर, इन्होंने महाराष्ट्र में इस चीज़ का नेतृत्व किया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इस चीज़ को बढ़ाया था। किसको बढ़ाया था? इसी स्वदेशी और मतलब बहिष्कार आंदोलन को। और ये अजीत सिंह पता है आप लोगों को कौन है? कोई बताएगा कमेंट में कि ये अजीत सिंह कौन है? अजीत सिंह का भगत सिंह से क्या रिश्ता है? मैं बता देता हूँ, इनका संबंध भगत सिंह से है। अब आप लोग बताइए भगत सिंह के कौन है? कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अजीत सिंह और भगत सिंह का क्या रिश्ता है। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, मुझे इसका पता है लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाके में क्या किया था? इस आंदोलन को चलाया था। अब जो सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्ले हैं, इन्होंने मद्रास जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र था, चेन्नई वाला क्षेत्र था, वहाँ पे इसको चलाया था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को। अब इस आंदोलन के होते होते क्या हुआ? कुछ चीज़ें बनी भी, क्योंकि अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, अपनी शिक्षा करनी है, अपनी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें अपनी बनानी है। तो कुछ चीज़ें भी बनी, जैसे कि स्वदेशी बांधव समिति बनाई गई थी एक, और इसको किसने बनाया था? अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति बनाई थी। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है स्वदेशी बांधव समिति का संबंध किससे है? तो अश्विनी कुमार दत्त से है। और ये क्यों आई थी? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहे थे तब। सतीश मुखर्जी, इन्होंने डांस सोसाइटी का स्थापना किया शिक्षा के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की शिक्षा को तो त्याग दिया, तो डांस सोसाइटी आई शिक्षा के लिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला। तो मतलब सारी चीज़ें अपनी अपनी बनाई गई थी। अब देखिए, शिक्षा के लिए एक पहला स्वदेशी कॉलेज भी बनाया गया, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा हेतु लागू किया गया था, और ये कलकत्ता में था। 1905 में कलकत्ता में रंगपुर नेशनल कॉलेज के नाम से पहला भारतीय स्वदेशी कॉलेज बनाया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। रंगपुर नेशनल कॉलेज, तो आपको पता होना चाहिए रंगपुर नेशनल कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। कब स्थापित हुआ? 1905 में। क्यों? क्योंकि स्वदेशी कॉलेज था, स्वदेशी आंदोलन के तहत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी और भी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको मतलब इतने स्ट्रक्चर्ड होता है, क्या होता है, तो उस वे में आपको नहीं मिल पाएंगी। तो मैं बहुत ही मतलब तलाश के खंगोल के लाता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ मैं इनके लिए क्या क्या करता हूँ। इन चीज़ों को लाने के लिए मेरे खुद के नोट्स हैं, उनसे इनको सर्च करता हूँ, और एक बुक है मेरे पास, उससे मैं इसको लेता हूँ। और एक जैसे ये मेरी पीडीएफ है, ऐसे ही एक और मेरे पास एक पूरी पीडीएफ है हिस्ट्री की, उसमें से मैं निकालता हूँ, और फिर जो भी मसाला बनता है मैं इसमें डाल देता हूँ। मतलब 3-4 चीज़ों का मिक्सचर इसमें आपको अकेले मिलता है, और वही चीज़ें लाता हूँ जो एग्जैक्ट मतलब हैं। ऐसा नहीं मतलब सबको उसमें से भी सब कुछ ले लिया, नहीं, सब में से छांटता हूँ क्या सिमिलर है और क्या मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज़ लेके आता हूँ। तो 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल बनाए गए, और ये जो हैं टैगोर जी का जो शांति निकेतन था उसकी तर्ज पे बनाए गए थे। अब 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आई। क्या आई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आई। काउंसिल एक गठित की गई कि राष्ट्रीय शिक्षा को कैसे प्रमोट करना है, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए क्या क्या नियम बनाए जाने चाहिए, कैसे स्कूल बनेंगे, कैसे टीचर्स होंगे, ये सारी बातें इस परिषद में होती हैं। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन भी किया था। तो कभी कभी ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन का 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, तो उसमें इसी का तो मतलब एक तरीके से क्या बोलता हूँ समर्थन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के जरिए। 1906 में क्या किया गया था? दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग कर दी। कहा हमें स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब अपनी चीज़ें, अपना शासन,
सारी व्यवस्था अपने आप मैनेज करना, यही स्वराज्य होता है। सारी चीज़ें, सारी नीतियाँ, सारे फैसले, सब कुछ अपने आप लेना है, वही आपका स्वराज्य होता है। खुद शासन करेंगे, आपको नहीं करने देंगे। इसकी मांग की थी किसने? किसने मांग की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने यह मांग की और बंगाल विभाजन के विरोध का जो दमन किया, मतलब ये जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आपके आंदोलन हो रहे थे, स्वदेशी बहिष्कार, तमाम फलाने ढिमाके, रंगपुर नेशनल कॉलेज, केमिकल स्टोर्स, ऐसी चीज़ें खोली जा रही थी, तो ये इनका दमन किसने कर दिया था? कार्लाइल एक व्यक्ति आया था, उसे इस काम के लिए चुना गया था, उसे इसके लिए नियुक्त किया गया था और उसने इसका दमन भी किया था। बंगाल विभाजन का जो विद्रोह था, जो मतलब एक तरीके से विरोध था, उसको डाउन अप कर दिया था, उसको डाउन दबा दिया था, शट डाउन कर दिया था उसको। अब उसी के दौरान, उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पे बंगाल विभाजन होता है, सेम टाइम पे क्या होता है, एक, क्योंकि इनका मकसद ही था सांप्रदायिकता को जन्म देना, और उसी टाइम पे जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं ना, जो, क्योंकि हर कम्युनिटी का कोई ना कोई लीडर होता है, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसका कोई ना कोई एक हेड होता है। उस हेड ने क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। एक तो बंगाल विभाजन, दूसरा क्या कर दिया, उसके भी मतलब मुस्लिम लीग, यानी कि एक और विरोध हो गया पैदा। तो ये डबल विभाजन हो रहा था, एक तरीके से बोला जाए कि आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या कहा। तो बंगाल विभाजन का विरोध इसने किया भी नहीं। इसने क्या है, बंगाल विभाजन को बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इसने कहा हम बंगाल विभाजन का विरोध नहीं करते हैं, हमें क्या मतलब है, हमारे लिए तो ये अच्छी चीज़ है। तो मतलब इसने कोई भी विरोध नहीं किया। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे, स्थापना इसकी कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को इसकी ढाका में स्थापना होती है। और इस मुस्लिम लीग से थोड़ा सा मैं कनेक्ट करके आपको कांग्रेस के बारे में भी बताता हूँ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1825। तो 28 दिसंबर को क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना, और 23 दिसंबर को क्या होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना। क्योंकि यही दो पार्टी आगे चल के विरोध, मतलब इनमें क्या होगा, एक तरीके से पेंच पड़ेगा, यानी कि इन्हीं में आपका क्या होगा, युद्ध होगा एक तरीके से। यही मतलब राजनीतिक उसमें आती रहेंगी आगे। अब संस्थापक किसके कौन थे? सलीमुल्लाह और आगा खां थे। उस समय जो वायसराय थे वो मिंटो थे। भारत के जो वायसराय थे वो मिंटो थे। 1905 के बाद आ गए थे, क्योंकि 1905 तक कर्जन थे, उसके बाद मिंटो आए थे। और पहला जो अध्यक्ष था इसका, वो कौन था? पहला जो आपका उस मतलब अध्यक्ष था वो बकर मुश्ताक हुसैन थे, पहले अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके व्योमेश चंद्र बनर्जी मतलब पहले अध्यक्ष थे, वैसे ही इसके बकर मुश्ताक हुसैन थे। अब 1908 में देखिए क्या हुआ। 1908 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग इन्होंने कर दी, और 1909 में मोर्ले मिंटो ने इसको क्या किया, इनकी मांग को पूरा भी किया। मोर्ले मिंटो सुधार जो आएगा उसने इस मांग को पूरा भी किया। अब इनका मकसद क्या था? मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? देखिए, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। क्या था? जो मुस्लिम मतलब हैं उनके अधिकार क्या हैं राजनीतिक, उनकी हित की बात कर रहे थे ये। अंग्रेज़ों के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना चाहते थे। ये कहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ हो जाओ मुसलमानों, आपका भला होगा, ऐसा मतलब इनके उद्देश्य थे। और सांप्रदायिकता की भावना को आगे बढ़ाना था, कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाना था, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आया? मोर्ले मिंटो सुधार आता है। इस मोर्ले मिंटो, नाम तो इसका सुधार है, मोर्ले मिंटो सुधार, लेकिन इसने सारी की सारी गड़बड़ कर दी थी, कुछ भी सुधार नहीं किया था। तो मोर्ले और मिंटो सुधार 1909 में जो आता है, इसमें मोर्ले क्या था? ये दो व्यक्ति हैं, मोर्ले मिंटो क्या है? मोर्ले मिंटो दो व्यक्ति हैं। मोर्ले क्या है? राज्य सचिव था भारत का, और जो मिंटो था वो वायसराय था भारत का। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करना। जो नरम दल था, क्योंकि गरम दल ने तो उग्रवादी थे, गरम दल वाले, तो वो तो इसका विरोध कर रहे थे, तो ये नरम दल को अपनी ओर लेना चाहते थे। प्रमुख उद्देश्य क्या था इनको? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करना। ये कहना चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव होने चाहिए, उनका अलग ही प्रोसेस होना चाहिए, उनके अलग ही एक तरीके से राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। ये इनका उद्देश्य था। और वो उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिकता को बढ़ाना। कांग्रेस ने इस सुधार का कड़ा विरोध किया, कांग्रेस ने इसका बड़ा विरोध किया, लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका क्या किया? समर्थन किया, क्योंकि ऐसा होता है।
ऐसा बिल्कुल होता है, और ये उस टाइम पे नहीं, हर टाइम पे होता है, अभी भी हो रहा है, कल भी होगा। तो इसको तो मतलब आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। कम तो किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं अंग्रेज कि ये जो बंगाल विभाजन है हम इसको रद्द करते हैं, कि अभी जो बंगाल विभाजन हमने किया था करजन के टाइम पे उसको रद्द करते हैं, और बंगाल क्या है अब एक है। ये तीसरे दिल्ली दरबार में ऐसा बोला गया था। और तीसरी दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, उस टाइम पे जो मतलब वायसराय थे वो हार्डिंग द्वितीय थे, और उनके टाइम पे पंचम और मैरी आए थी। तो उसी टाइम पे बोला था कि दिल्ली दरबार लगाया गया और कहा गया कि बंगाल एक है, बंगाल विभाजन अब नहीं होगा, बंगाल विभाजन अब रद्द हो। लेकिन एक बार जो फूट पड़ गई उसको आप कितना भी एक करो, एक बार रस्सी में गांठ पड़ गई तो वो तो पड़ ही गई। तो ऐसा तो होने वाला नहीं था। तो क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द तो किया गया लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अब 1911 में क्या हुआ, दिल्ली राजधानी की घोषणा होती है उसी टाइम पे जब बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है, और 1927 में नई दिल्ली शहर की स्थापना होती है, जो न्यू दिल्ली है उसकी स्थापना की जाती है। और 1931 में न्यू दिल्ली क्या बनती है, राजधानी बनती है। तो ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए, सारी की सारी डिटेल आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, 1916 में लखनऊ समझौता आता है। अब ये लखनऊ समझौता क्या होता है, जो सूरत में 1907 में सूरत में हुआ कांग्रेस विभाजन 1916 तक बना रहा। सूरत जो स्प्लिट हुई थी, सूरत जो अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस में थोड़ी फूट आ गई थी, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, नरम दल गरम दल आपके अलग हो गए थे। तो वही समझौता आपका 1916 में होता है। 1915 में दो उदारवादी नेताओं की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम पे बहुत बड़े लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। 1915 कहीं कहीं पे 14 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 16 भी मिलता है। तो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब एनी बेसेंट एवं तिलक दो व्यक्ति निकल के आते हैं उसी टाइम पे, ये सेम टाइम की बात है। तो एनी बेसेंट और तिलक जी निकल के आते हैं, कांग्रेस के गरम और नरम दल को मिलाने का प्रयास करते हैं। किसमें, 1916 में। 1916 का जो समझौता हुआ उसमें क्या है, एक तो देखिए उदारवादी नेताओं की मृत्यु हो गई थी, तो लोगों ने कहा देखिए जो उदारवादी नेता थे दो, उनकी तो डेथ हो गई है, और आप भी अलग अलग आंदोलन चला रहे हो, हम भी अलग अलग अपना आंदोलन चला रहे हैं, ऐसे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, कोई इसमें नहीं रहेगा कोई उसमें नहीं रहेगा। तो इसको एक होना बड़ा ज़रूरी था। तो एनी बेसेंट और तिलक जी ने नरम दल और गरम दल को मिलाने का प्रयास किया था। लखनऊ समझौता में कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल थे उनको मिलाया गया था, और साथ में मुस्लिम लीग को भी अपनी तरफ कर लिया था। कांग्रेस ने कहा हम लोग एक हो जाएं तो अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, बाद में हम अपने अधिकार देखेंगे कि हमको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले एक बार इनसे छुटकारा तो मिल जाए। लेकिन ऐसा थोड़े ही दिन तक रहने वाला था। और ऐसा मुस्लिम लीग ने अच्छा क्यों कर लिया, मुस्लिम लीग क्यों भारतीयों से मिल गई, क्यों मतलब भारतीयों से मतलब थी तो भारतीय, मतलब क्यों कांग्रेस से मिल गई, क्योंकि अंग्रेज अपने वादे से बहुत जल्दी मुकर जाते थे। 1912-13 में क्या हुआ, बाल्कन युद्ध, और ये बाल्कन युद्ध का संबंध तुर्की से है। तो तुर्की के साथ जो मतलब युद्ध हुआ था बाल्कन, तो उसमें अंग्रेज़ों ने तुर्की का कोई साथ नहीं दिया था, और तो मुस्लिम लीग मतलब इससे नाराज़ हो गई, क्योंकि ये तो मतलब देखिए जात का बड़ा अपना एक महत्व होता है, हालांकि कोई भी महत्व नहीं होता है, लेकिन होता है एक अपना मतलब अंदर से ही कुछ अपनी एक फीलिंग्स होती है अपनी कम्युनिटी के लिए, चाहे फिर वो मतलब भारत में रहता हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो, चाहे तुर्की में रहता हो, कहीं भी रहता हो, एक मतलब अपने जो रिलीजन यूनिटी होती है ना, उसका बड़ा अपना एक महत्व होता है। तो मुस्लिम लीग ने क्या देखा कि इन्होंने तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुर्की का साथ नहीं दिया अंग्रेज़ों ने, तो तुर्की का साथ नहीं दिया तो ये हमारा साथ क्या देंगे। और फिर क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। ये कारण था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक होने का। लेकिन बाद में देखो एक हो गए, आप अपनी बात कहोगे वो अपनी बात कहेंगे, कहीं ना कहीं फिर से आपका क्या होगा, टकराव होगा। अब 1916 में ही क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन भी चलाया गया था। होम रूल आंदोलन का मतलब होता है स्वराज्य आंदोलन, मतलब अपने शासन की बात करना,
सुशासन की बात करना। और ये 1916 में चलाया गया था। 1916 में जो ये आपका होम रूल आंदोलन चलाया गया, तो ये किसने चलाया था? होम रूल आंदोलन, ये पहले तो आपको समझना होगा कि होम रूल क्या है। होम रूल आयरलैंड का एक शब्द है, आयरलैंड जो देश है उसका एक शब्द है, और उसका मतलब होता है कि सुशासन। सर्वप्रथम आयरिश नेता रेडमंड ने होम रूल चलाया था, होम रूल शब्द का इस्तेमाल किया था। अब ये होम रूल जो था 1916 में जो चला, होम रूल आंदोलन ये कैसे चला आप लोगों को दिख रहा होगा था। पुणे में चला, जो कि महाराष्ट्र में है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में चलाया और अपने 2 पत्र लिखे, एक तो मराठा, एक आपका केसरी। अब जो मराठा पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी पत्र है वो मराठा भाषा में। इसलिए इनकी भाषा में लिख के लाया हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं। मराठा पत्र तो मराठा भाषा में होना चाहिए, लेकिन मराठा पत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी पत्र था वो मराठा भाषा में था। और मद्रास में भी ये चल रहा था। मद्रास में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया था, और इन्होंने भी अपने 2 पत्र लिखे थे। 2 इन्होंने अपनी क्या पत्रिकाएं लिखी थी, एक आपकी कामनी बोल थी, कामनी बोल, और एक आपकी क्या थी, न्यू इंडिया। ये इन्होंने पत्र लिखे थे। अब ये दोनों अलग अलग चल रहे थे, ये दोनों होम रूल आंदोलन अलग अलग चल रहे थे। कोई पुणे में चला रहा था तो कोई महाराष्ट्र में चला रहा था। किसी का लीडर बाल गंगाधर तिलक थे तो किसी के लीडर एनी बेसेंट थी। और 1917 में क्या हो जाता है, ये दोनों होम रूल एक हो जाते हैं, मतलब मिलके अपना होम रूल आंदोलन चलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा होम रूल आंदोलन कैसे स्टार्ट आया, मतलब कैसे यहाँ पे आया भारत में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक सुधार आता है मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार आता है, और इसमें भी वही बात है कि मोंटगे कौन थे, भारत के राज सचिव हैं, और ये चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था इस मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार से। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था, सीधे सीधे आपसे डेट पूछी जाती है, और वो है 1919। 1919 में क्या है, मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या हुआ था, 2 विषय आपके बनाए गए थे, एक तो आरक्षित विषय, एक आपका इस हस्तांतरित विषय। अब जो आरक्षित विषय थे ये महत्वपूर्ण विषय थे, ये कैसे थे, इम्पोर्टेंट विषय थे, और ये भी इम्पोर्टेंट थे लेकिन कम इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पे क्या था, वित्त विभाग था, कानूनी व्यवस्था थी, अकाल थी, ये विषय थे। इनके लिए इन्हें आरक्षित विषय में मतलब रखा गया था, रिजर्व सब्जेक्ट। और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, ये मतलब इसमें ये कम इम्पोर्टेंट माने गए थे। और ये जो मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, इसमें लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया कि लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए, जो कि बाद में आगे 1925-26 में आएगा। और विधानमंडल में बजट पास करने का भी अधिकार होना चाहिए, ये मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक इसके बारे में एक बात बोलते हैं, कहते हैं ये जो अधिनियम है मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार, ये सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा है। मतलब ये ऐसा सुधार है जैसे कि ऐसी सुबह होगी जिसमें कोई सूर्य नहीं होगा। मतलब सुबह तो होगी लेकिन सुबह के टाइम पे सूर्य नहीं होगा। तो इन्होंने मतलब कहने का मतलब ये था कि एक सुधार तो है लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मोंटगे चेम्सफोर्ड सुधार में बोला गया था। अब आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है। अगली क्लास हमारी किस तरह की आएगी मैं आप लोगों को अभी से सजेस्ट कर देता हूँ कि हमारी अगली क्लास किस तरह की होने वाली है। अगली क्लास हमारी होगी तो वो उसमें हम जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ना, जैसे कि चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे दादा भाई नौरोजी हों, चाहे अरबिंदो घोष हों, ऐसे जो भी लीडर्स होंगे उनके बारे में मैं लेके आऊँगा। और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं लाऊँगा, सिर्फ वही फैक्ट लेके आऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमारी जो क्रांतिकारी घटनाएं होंगी अगली, उससे भी नेक्स्ट क्लास क्रांतिकारी घटनाएं, जिसमें भगत सिंह जैसे लोग आएंगे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग आएंगे, जिसमें हमारी क्या है बहुत सी सारी संस्थाएं चलेंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक के लिए क्लास आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे
और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, कमेंट होने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट ज़रूर करें क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा था, कंटेंट में दम था या नहीं था, ये आप लोग मुझे बताएंगे और तब मुझे पता लगेगा कि मैं और आगे कितनी बेहतर तरीके से क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ या नहीं। अब आप लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पढ़ाऊँ और बेहतर तरीके से पढ़ाऊँ तो ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों से सीधे सीधे बोल देता हूँ कि कोई भी टीचर हो, कोई भी बेस्ट टीचर हो, कोई भी, वो तभी बेस्ट हो पाता है जब उसे सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो मतलब हर कोई नीचे गिर सकता है, हर कोई नीचे गिर सकता है, चाहे फिर वो शक्तिमान हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।